ऑब्लिक इंसिडेंस और ब्यूस्टर एंगल के ऊपर बेस्ड ये पहला क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन गेट 2018 के अंदर अभी रिसेंटली पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, जो ये इक्वेशन थी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, और वो इस तरीके से इंसिडेंट था। ये डायग्राम भी पेपर के अंदर गिवन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड की ये होती है, ये इनटू डायरेक्शन होती है उसकी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इसने अभी दी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी सॉरी ये डायरेक्शन थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो हमें इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये डायरेक्शन लास्ट में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैटर नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अलग टॉपिक जो अलग और क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ये जरूर मैटर करेगी। अब यहाँ पे ये जो आप कंपेयर कर सकते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड की होती है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये ओमेगा, ये टी माइनस बीटा टाइम्स, और ये आ गया आपके पास आर वेक्टर, जो आर वेक्टर होता है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ मुझे बीटा मिल गया, बीटा वेक्टर ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि थीटा इंसिडेंट एंगल ये है या ये है, दोनों में से कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि मीडियम टू जो उसने दिया वो ये दिया, मतलब x ग्रेटर देन ज़ीरो, x ग्रेटर देन ज़ीरो उसने सेकंड मीडियम दिया है, और ये x लेस देन ज़ीरो फर्स्ट मीडियम दिया है जो प्योर एयर है या फ्री स्पेस है। इसका मतलब ये है कि x इज ए एक्स कैप, ये इस मीडियम का नॉर्मल वेक्टर बनेगा ऐसे। तो जो आप एंगल निकालेंगे वेव का इंसिडेंट एंगल, वो थीटा बी ये वाला एंगल है। ये भी क्वेश्चन के अंदर अभी मैटर नहीं कर रहा, लेकिन फर्दर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जो थीटा बी है ये नहीं है, वो एंगल ये है। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो हम थीटा इंसिडेंट एंगल कंसीडर करते हैं। ये मीडियम टू का एप्सिलॉन आर हो गया, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो बीटा मुझे गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो वेव है वो टोटली ट्रांसमिट होगी, नो रिफ्लेक्शन इज देयर। इसका मतलब जो एंगल जो वहाँ पे बना इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंस एंगल थीटा बी के मतलब रेस्ट एंगल के इक्वल था। और हम इस कंडीशन को तो इस कंडीशन से वाकिफ़ है, हमने पहले थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस की थी। अब क्वेश्चन ये है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए हमेशा बीटा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप उसके अंदर उस केस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की इस डायरेक्शन को कंसीडर ना करें। हमें बीटा से जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे वो बीटा के थ्रू निकालेंगे। तो दिस इज़ बीटा, और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो ए एक्स कैप है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच के एंगल कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ए मोड बी। वो फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आप निकालेंगे जब इसका, तो ये कोस थीटा 1/√3 आ जाएगा। और जब आप इसको इसको बी इसको एच मान लें तो पी निकाल लेंगे, पी और पी बाई बी, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो हमें पता है कि ये एप्सिलॉन मीडियम टू डिवाइड बाई मीडियम वन होता है, तो वहाँ के कोरस्पॉन्ड सेकंड मीडियम का जो एप्सिलॉन आ रहा है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें गिवन है इस फॉर्म में, इन एयर। ये एयर है, जेड लेस देन ज़ीरो और जेड ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मीडियम टू है। तो यहाँ से एक वेव इंसिडेंट होती है जेड ग्रेटर देन जीरो, जो यहाँ पे एक स्लैब, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली साडिको का सॉल्व न्यूमेरिकल है। उसके अंदर गिवन था कि ये एक जेड ग्रेटर देन जीरो पे कोई स्लैब है, वहाँ पे इंसिडेंट हुई है। और ये डाटा आप देख सकते हैं जो कुछ इसके अंदर गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है। व्हाट इज़ पोलराइजेशन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड वेव, इलेक्ट्रिकल फील्ड और ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्लॉट करेंगे। आप देखिए आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेव वाई डायरेक्शन के अंदर है। आप इस एक्स और जेड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप देखें, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो बीटा वेक्टर क्या है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 4ax कैप प्लस 3az कैप। मीन्स जो वेव है ax की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी और z की भी पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखिए, अगर मैं वेव को, एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है कि या तो ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, क्योंकि जेड ग्रेटर देन ज़ीरो के ऊपर इंसिडेंट करना है। अगर मैं वेव को ऐसे इंसिडेंट करता हूँ तो ये आपके पास अगर वेव ऐसे आती है तब भी ए एक्स आ जाएगा, मीन्स इसका एक पार्ट इस साइड इन साइड के लिए।
अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूँ तो जो बीटा के दो पार्ट बनेंगे वो एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये। यहाँ से तो ठीक है कि ये पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ से नेगेटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, जबकि क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग वो दोनों ही पॉजिटिव। इसका मतलब वेव जो इंसिडेंट होगी वो इस तरीके से होगी। अब इसके देखिए दो पार्ट, अगर आप ये और ये पार्ट इसके करते हैं तो ये पार्ट पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है और ये पार्ट पॉजिटिव जेड। सो दिस इज़ दी बीटा आई। रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस जाएगी ऐसे सेम मीडियम, और ट्रांसमिशन के बाद ये ऐसे जाएगी। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जेड जो जेड इज इक्वल टू जीरो है वो एक ये एक्चुअली जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है वो ये है। तो मीन्स अगर मैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल वेक्टर निकालूँ वो आएगा ए जेड कैप। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमेशा बीटा रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है ए वाई कैप और जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो ए जेड कैप। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का केस है। सो मुझे एक चीज़ क्लियर होगी कि दिस इज़ परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। ऐसे आप कोई भी पोलराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल पोलराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बीटा और नॉर्मल एक दूसरे से बीटा और नॉर्मल ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप थीटा आई यहाँ से निकालें कोस थीटा आई दैट विल बी इक्वल टू बीटा और ए जेड। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 5। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6। जब थीटा यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 53.13 डिग्री। आप कैलसी से चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा जो एम है, अब देखिए आपको रिफ्लेक्टेड फील्ड फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्टेड फील्ड के लिए आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको गिवन है ई आई, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आप रिफ्लेक्टेड चाहते हो तो आपको इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए। और मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए याद है, ईटा 2 कोस थीटा आई माइनस ईटा 1 कोस थीटा टी डिवाइड बाय दोनों का समीशन। अब मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ईटा 2 निकालना है, थीटा आई निकालना है और थीटा टी निकालना है। मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब मुझे थीटा आई मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ। थीटा टी के लिए आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज़ अब देखिए ये एंगल बना आपका थीटा आई, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन थीटा आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इंटू साइन थीटा टी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि म्यू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है परमिटिविटी के, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो उसके यहाँ से रूट एप्सिलॉन 1 साइन थीटा ये फॉर्मूला यूज़ करके आप थीटा टी, ये आपको देखो सेकंड मीडियम की परमिटिविटी गिवन है, फर्स्ट मीडियम एयर है, थीटा ये आप निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ से इजीली थीटा टी निकाल सकते हैं। आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास थीटा टी फॉर्मूला जब आप कैलकुलेशन करेंगे कैलसी से चेक कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू 30.39 डिग्री, 39 डिग्री एक्चुअली। अब इस केस के लिए आप ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए आपके पास ईटा 2 है। ईटा 2 इन द सेंस कि आपके पास ईटा 2 आपको ईटा 1 आपको पता है ये एयर है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ ईटा इम्पीडेंस एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको एक्चुअली नोटेशन सेम ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो आपको ये तो खैर इनके बीच का डिफरेंस तो पता ही होगा। दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से जब मुझे पता है मीडियम 1 के अंदर एयर थी तो ये तो 377 डिग्री 377 ओम आ गया। लेकिन ईटा 2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ईटा 2 के लिए आप रिलेशन लगाएंगे, ईटा 2 इज इक्वल टू 377 अंडर द रूट म्यू बाय एप्सिलॉन आपको पता है। तो आपको पता है सेकंड मीडियम का एप्सिलॉन आपको गिवन था जो 2.5 था। तो आप इसका यूज़ करके जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू 238.4 ओम आएगी। अब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपके पास -0.389। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर है तो आप इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो 1 + टाउ ई। दिस इज़ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल +1 इज इक्वल टू ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो आप अब इसका मतलब क्या है, ई ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय ई इंसिडेंट। अब आपके पास ई ट्रांसमिटेड है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है। हमारा एम क्या है,
अब ई रिफ्लेक्टेड के लिए आपको क्या निकालना है, देखिए ई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ई रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्टेड फील्ड आ जाएगा। ट्रांसमिटेड के लिए आपके पास ट्रांसमिटेड फील्ड आ जाएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से। मुझे निकालना है एच टी। अब मुझे पता है कि एच टी का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास बीटा वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाय म्यू ओमेगा म्यू। अब आप ओमेगा के लिए एक चीज़ देख लें कि ओमेगा के लिए पहले आपको जो आपके पास बीटा था, ये बीटा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ वो 5 आएगा। तो हमें एक रिलेशन पता है कि बीटा इंटू सी वी इज इक्वल टू ओमेगा। अब अगर मैं फर्स्ट मीडियम की बात करूँ तो वहाँ पे बीटा का मैग्नीट्यूड 5 है, फ्री स्पेस है, तो जो वेव है वो सी स्पीड से ओमेगा, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। म्यू आपको नॉन है, बीटा आपको इंसिडेंट का नॉन है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ट्रांसमिशन का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन का ये फील्ड कैसे निकाला जाए, बीटा कैसे निकाला जाए। आप इधर देखें, ये एंगल नॉर्मल वेक्टर ये था, तो आपको यहाँ थीटा टी मिल गया था, तो यहाँ पे आपको पता है ये 5 है, तो ये कितना बना 5 कोस थीटा टी, और ऊपर चला गया 5 साइन थीटा टी। अब साइन थीटा टी यूज़ करके अब यहाँ से जो इसका ट्रांसमिशन का बीटा है वो बीटा कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू दैट बीटा ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 5 कोस थीटा टी ए जेड कैप, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर था वो, प्लस 5 साइन थीटा टी ए एक्स कैप, क्योंकि यहाँ पे भी वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 कंसीडर कर ली, जो कि 5 नहीं है। वो 5 जो वैल्यू थी वो इंसिडेंट मतलब फर्स्ट मीडियम के अंदर थी। सेकंड मीडियम के अंदर बीटा के साथ साथ एप्सिलॉन आर का इफेक्ट भी होता है, ये आपको पता है। बीटा वी इज इक्वल टू ओमेगा, ये कांस्टेंट होता है हर एक मीडियम के लिए, और हमें पता है ये इन्वर्स में यूज़ होता है 1/रूट एप्सिलॉन, तो ऑब्वियस ही बात है इसको कांस्टेंट रखने के लिए मल्टीप्लाई में चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 5 इंटू अंडर द रूट 2.5, जो इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, आप उसको यूज़ करोगे। को थीटा टी आपको नॉन है, तो आप बीटा टी ऐसे निकाल सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ पोस्ट करें। थैंक यू।